हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। दोस्तों, तो आज हम लोग क्या करेंगे, कल हमने 2023 का जो प्रीवियस में पेपर हुआ था आपका सीटेट का, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सीटीपी कंप्लीट किया था। आज हम लोग ईवीएस करेंगे। आज हमारा ईवीएस रहेगा और अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझते चलेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। हम लोग स्पीड करेंगे क्योंकि जल्दी से हो जाए। ठीक, उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग को समझ बुद्धि ज्ञान दे कि आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करते जाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला करा है, यानी कि 61, क्वेश्चन नंबर 61, यानी इस सेशन का पहला क्वेश्चन करा है कि रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है और वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक, पहला ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन ए करे, ऑप्शन बी करा है कि, ऑप्शन बी देखिए करा है कि प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन सी कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा, और ऑप्शन डी कह रहा है कि मांसपेशीय ऊर्जा। तो आपका अगर देखा जाए तो क्रिकेट खेलने का जब बात हो रही तो आपका हो जाएगा मसल्स एनर्जी यूज कर रहे हैं कि यह मांसपेशी ऊर्जा। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन को समझेंगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से। ठीक, देखिए यहां दिया, अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग करता है। अरे मांसपेशियां हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की शरीर में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करती हैं और उसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। हमें ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत शरीर के तापमान को बनाए रखने और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह रासायनिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से भरपूर पदार्थों से होता है। अब देखिए आपका ईवीएस में ये साइंस से टॉपिक, यानी कि 6 क्लास के जो साइंस का है भोजन के घटक, उस वाले टॉपिक से आपके क्वेश्चन बने हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62 कह रहा है। 62 को देखेंगे। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा असम में खाए जाने वाले चावल की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपा यानी स्टिकी हो जाती है। तो आपका देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि पुन्नी राइस, और बी कह रहा है कि बोरा राइस, और सी कह रहा है कि आरबोरियो चावल, और इधर कह रहा है कि बॉम्बो चावल। तो आपका अगर देखा जाए तो आपका सबसे बेस्ट आपका राइट हो जाएगा बी, आपका हो जाएगा बोरा चावल। ठीक, चलिए थोड़ा देखते हैं अच्छे तरीके से इसका विशेषता क्या है, इसके खास कुछ इंपोर्टेंट दिया है। देखिए समझते, कह रहे बोरा राइस जो होता है, बोरा चावल जो होता है असम में फेमस है। ठीक, कह रहे कि पाए जाने वाले चिपचिपे चावल की एक किस्म है। यह एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर एवं स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। कह रहे बिहू उत्सव के दौरान इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जहां इसे दही और गुड़ के साथ जलपान के रूप में परोसा जाता है। इसे पीसकर चावल के केक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आमतौर पर असमिया मीठा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ से अगर क्वेश्चन अगर और डीपली अगर पूछे तो आपको ये चीज याद होना चाहिए। तो बोरा चावल कहाँ पे है, यानी असम में। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। और बिहू भी अगर जो पूछे तो असम का ही है, यानी देखिए यहाँ से और क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 63 का रहा है, यानी 63। कह रहे कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं या होती है। ठीक, कह रहे कि व्हेन वी बर्न फ्यूल वी गॉट। इंग्लिश में देखिए इन बाइलिंगुअल दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कह रहा है कि हमें, कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है ए कि प्रकाश से ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है, बी कह रहा है कि केवल प्रकाश ऊर्जा यानी ओनली लाइट एनर्जी, और सी कह रहा है कि हीट एंड लाइट एनर्जी यानी उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, और डी कह रहा है कि यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एंड लाइट एनर्जी। अगर देखा जाए तो आपका कह रहा है कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, तो ऑप्शन आपके सी राइट हो जाएगा, उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। थोड़ा समझते चलेंगे। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यद्यपि यह एक प्रकार से दूसरे प्रकार रूप में परिवर्तित हो सकता है। मतलब ऊर्जा को ना हम बना सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं। वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक, जब ईंधन को जलाया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा
को उसमें ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, देखिए कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथनों को चिन्हित कीजिए। मतलब सांपों के बारे में हमें पढ़ना है, जो गलत होगा उसको चिन्हित करना है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए करें कि वे शिकार को चबाकर खाते हैं। ठीक, ऑप्शन बी करें वे अपने भोजन को शिकार को पूरा निगल जाते हैं। और ऑप्शन सी करें कि सांपों के दांत नुकीले होते हैं। और डी करें कि जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। अगर देखा जाए तो आपके निगेटिव पूछा था ना, तो आपका ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी इस चबा कर नहीं खाते, भोजन को निगल जाते हैं। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक्सप्लेन दिया है, बहुत आराम से समझते चलेंगे। यहाँ देखो दिया है, सांप अपने भोजन को चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल जाता है। अधिकांश सांपों के जबड़े उनके सिर यानी सॉरी अधिकांश सर्पों के जबड़े इनके सिर से भी बड़े शिकार को निगल सकते हैं के लिए अनुकूलित होते हैं। मतलब सांप जो होता है उसका जो जबड़ा होता है अपने से बड़े शिकार को भी निगलने के लिए अनुकूलित होता है। ये अपने भोजन को पचाने में 3 से 5 दिन लगते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सांप जब भोजन निगलता है तो पचने में कितने दिन लगता है, तो 3 से 5 दिन, क्योंकि इसकी पाचन क्रिया धीमी होती है। पाचन क्रिया जो क्या होती है, धीमी होती है, इसलिए 3 से 5 दिन लग जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है, देखिए कह रहे गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपके डी राइट हो जाएगा। कह रहे कि उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। अब थोड़ा समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिया है, थोड़ा सा एक डायरेक्शन वाला सवाल, इसको आप देख लीजिएगा, इसी दिया है, अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। मैचिंग दिया है यहाँ पे अच्छे तरीके से, देखेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। देखिए लिखा है स्तंभ ए और स्तंभ बी पे मिलान कीजिए। जीरा, कह रहे कि जीरा, केसर, मिर्च, लौंग, कह रहे कि कील की तरह दिखता है और दक्षिण अमेरिका की उत्पत्ति और पीले रंग का और छोटा परंतु खुशबूदार है। इसके देखा जाए तो ऑप्शन आपके हो जाएंगे सी राइट हो जाएगा। थोड़ा समझते चलेंगे अच्छे तरीके से और एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। और देखिए पहले का यानी ए का हमारा किस पे आ जाएगा, चौथे पे आएगा, यानी ए का आपका चौथे पे होगा और बी का तीसरा, यानी बी का हमारा आ जाएगा 3rd नंबर पे। ठीक, पीले रंग का, केसर पीले रंग का होता है। और सी का आ जाएगा दूसरे पर। सी हमारा अगर देखा जाए तो कह रहे कि सी वाला हमारा मिर्च जो होती है काले रंग की, जो काली मिर्च होती है। अब चलिए हम मिलाते हैं हम लोग। और आपका देखा जाए डी जो होगा, एक मिनट थोड़ा सा इसको, हाँ डी आपका चला जाएगा, सी आपका चला जाएगा सेकंड पे। ठीक, चलिए अभी इसको मिला लीजिएगा आप लोग। हम लोग यहाँ मेन पॉइंट को देख लेते हैं अच्छे तरीके से, मिलाने में दिक्कत हो जाएगी। चलिए यहाँ देखिए कह रहा है कि ए देखिए, जीरा जो है छोटा है परंतु खुशबूदार है। ठीक, केसर जो है पीले रंग का होता है। और मिर्च जो होती है दक्षिण अमेरिका की उत्पत्ति है। मिर्च आपसे पूछा गया तो आपको, ठीक, लौंग जो होती है कील की तरह दिखती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये उस एनसीईआरटी जब 5 का पढ़ते हैं, कक्षा 5 के, कौन कहाँ से आया रे, उस टॉपिक से बना है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले की टाइप में क्वेश्चन दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर हम क्या देखे थे, 66। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन ए करें तेलंगाना, ऑप्शन बी करें उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी केरल। अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी के जो है आपके बी राइट हो जाएगा। करें कि बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है, तो बंगाल की खाड़ी। और हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है। करें कि यह एक त्रिभुजाकार खाड़ी है जो दक्षिण और पश्चिमी ओर से अधिकांशतः भारत एवं श्रीलंका, उत्तर से बांग्लादेश यानी उत्तर से बांग्लादेश में, पूर्व से म्यांमार तक, अंडमान और निकोबार द्वीप से समूह से घिरी है। भारत में इसके तटवर्ती राज्य प्रायः पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं, बंगाल की खाड़ी की साइड में।
इस तरीके से आपका बना रहता है। तो इधर आपका अरब सागर हो जाता है, अरब सागर, इधर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल। ठीक, तो मैप के अनुसार आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगल के बारे में, ठीक। तो देखा जाए तो इसमें आप डायरेक्ट हम ऑप्शन पे चलेंगे, बाकी एक्सप्लेन में अच्छे तरीके से समझते हम चलेंगे। ठीक, तो अगर देखा जाए इसमें ऑप्शन आपके ए राइट हो जाएगा, करेक्ट, ए और डी। थोड़ा सा समझते हैं चलेंगे अच्छे तरीके से, एक्सप्लेन में पूरे कहानी समझ में आ जाएगी। जंगल के बारे में क्रमशः कथन ए व डी सही है। करेक्ट, तोरंग का अर्थ होता है झारखंड राज्य में जंगल है। ठीक, कुकुड़ भाषा यानी झारखंड में आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। इसे करें कि जिसमें जंगल का वर्णन करने के लिए तोरंग शब्द का उपयोग किया जाता है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रीय क्षेत्रों में 20 लाख से अधिक लोग इस भाषा में संवाद करते हैं। करें कि कुडुक कुडुक एक लोकप्रिय द्रविड़ भाषा है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। लाटरी कृषि प्राय मिजोरम पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है। ठीक, करें यहाँ पे इसमें किस परिवार को कृषि के लिए कितनी जमीन मिलेगी, करें इसके लिए ग्राम सभा यानी पंचायत में लॉटरी प्रणाली का आयोजन किया जाता है और जिसको लॉटरी मिलती है उसी को खेती करने की अनुमति मिलती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 का है, देखिए 69 को देखते चलेंगे। अब यहाँ थोड़ा लिखा है 24 मिलीग्राम घनत्व और 6 मिली घनत्व आयतन की वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, समझते चलेगी इसको। देखिए तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे 69। तो इसमें आपका देखा जाए तो ये राइट हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। अरे घनत्व किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान, इसका सूत्र क्या है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन दिया है। ठीक, तो घनत्व कितना दिया है 24 और आयतन दिया है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 144 आएगा। ठीक, आंसर इसको देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया, सॉरी यहाँ से हम लोग क्वेश्चन छूट गया। चलिए, कांसा यानी एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। तो अगर कांसा अगर देखा जाए तो इसको आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। टीन और कॉपर को थोड़ा समझते चलेंगे। कांसा एक तत्व नहीं है, यह एक मिश्र धातु है। यह मिश्र धातु तांबे यानी कॉपर 88% और टीन 12% से बनी होती है। जो दो धातुओं को पिघला करके प्राप्त किया जाता है। प्राप्त मिश्र धातु तांबे की तुलना में कठोर होती है, यह लाल भूरे रंग की होती है। यह विद्युत का कुचालक होता है, यह एल्युमिनियम से भरी होती है। आप ध्यान रखिएगा इसको, आपसे अगर परसेंटेज पूछ ले तो परसेंटेज याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 यानी 71 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन क्यों, आप सिलेक्ट कीजिए, सही कथन में देखना है। चलिए हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपके ए राइट हो जाएगा, आपके ए हो जाएगा, करे कि ए बी ना सी डी आपके राइट हो जाएंगे। चलिए हम लोग एक्सप्लेन को देखेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ लिखा है हाथियों के समय में कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित तथ्य हैं, उसको हम लोग देखेंगे। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झड़ियां खा लेता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा। दूसरा है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, 24 घंटे में 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं हाथी। तो ध्यान रखिएगा ये चीज। फिर हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। और हाथी झुंड में रहना पसंद करते हैं तथा इनके झुंड में केवल 10 से 12 हथनियां और बच्चे रहते हैं, यानी इसकी मुखिया कौन होती है, हथनी होती है। और 14 से 15 वर्ष तक के हाथी झुंड में रहते हैं और उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। ठीक, अतः उपर्युक्त में डी और सी आपके राइट यानी सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 यानी 72 हमारा कर रहा है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अवधि है। कौन सा, किस समय ज्यादा मधुमक्खी पालन करते हैं? ऑप्शन आपके बी राइट हो जाएगा। कह रहा है कि अक्टूबर से सितंबर।
अब यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। कह रहे कि मधुमक्खी पालन का काम 18वीं सदी के अंत से शुरू हुआ था। इसके पूर्व जंगलों से पारंपरिक ढंग से ही शहद एकत्र किया जाता था। बिहार राज्य में मधुमक्खियों के पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से सितंबर का महीना होता है, क्योंकि उस समय मधुमक्खियां अपने अंडे देती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, देखिए यहाँ कथन और कारण से दिया है। कह रहे कि अभिकथन कह रहे कि दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। और कारण कह रहा है, देखिए जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखा जाए तो इसमें आपके सी राइट हो जाएंगे। सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक, कह रहे कि सी में कौन कौन से, देखिए दोनों कह रहे कि ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। थोड़ा समझ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, क्योंकि जब हम किसी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है और यही आसानी से यानी कि यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 करा है। क्वेश्चन नंबर 74 करा है कि निम्नलिखित कथनों में ए और बी पर विचार कीजिए। यहाँ उसी तरीके से कारण और कथन के दे दिया है। कथन कह रहा है कि मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और बी कह रहे कि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ता है। अगर देखा जाए तो इसमें आपके कह रहा है कि ए और बी दोनों क्या हैं। ए कह रहे कि यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ा समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। इसमें देखिए क्या है, इसमें बताया है कि ए इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट, यानी ए गलत है और बी सही है। थोड़ा समझते चलेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, क्यों सही है क्यों गलत, इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके। देखिए ये में कह रहे उपयुक्त दोनों कथनों में ए गलत है, उन कथन पर सही है असम। कह रहे कि अगर देखा जाए असम में, मनाली में नहीं बनता है। असम में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर तने ऊंचे उठे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। मकान जमीन से 12 से 10 फीट, अगर मीटर में पूछे तो 3 से 3.5 मीटर ऊंचा बनाए जाते हैं। कह रहे कि क्योंकि यहाँ बाढ़ आने की संभावना ज्यादा होती है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, वहां पर भारी बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है। वहां के छत मकान पत्थर एवं लकड़ी के बने होते हैं। इनके छतें तिरछी होती हैं। तो उम्मीद है चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, देखिए कि पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन पे चलेंगे। ठीक, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक, बी आपके राइट हो जाएगा। एक्सप्लेन को समझेंगे अच्छे से, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। पौधों का कार्य जड़ द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। अरे पौधों के तने से पौधों की शक्ति और सहारा मिलता है तथा शेष तथा पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण होता रहता है। तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 76 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए हमारा कह रहा है कि कथन कारण यह भी करें। ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। ठीक, कारण कह रहा है कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के लिए माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कह रहे कि ऑप्शन सी है, कह रहा है इसमें दोनों
सही है, ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। थोड़ा समझते चलेंगे इसको। कह रहे ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के लिए के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। अतः अभिकथन ए तथा आर दोनों सही हैं। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। पेडागोजी को बहुत अच्छे तरीके से समझ के करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर हड़बड़ाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, इसको आप आराम से करेंगे तो समझ करके 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि 79। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन है देखें, सॉरी 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा देखिए, क्षमा चाहेंगे। करेक्ट, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। मतलब यहाँ बता रहा है एक शिक्षक बच्चों को कि अगर वैसे अगर सादा पानी में अगर आप अंडा डालेंगे तो अंडा क्या होगा, डूब जाएगा, लेकिन अगर नमक वाले पानी में डालेंगे तो क्या होगा, अंडा तैरना शुरू कर देता है। इसका क्या है थोड़ा समझते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। थोड़ा समझ, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। थोड़ा समझते चलेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से। कह रहे हैं कि ईवीएस एक शिक्षक कक्षा में प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करने के लिए उसका अवलोकन करने का ये दे सकती है। मतलब कि आप बच्चों को डायरेक्ट प्रयोग करके सिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 कह रहे कि ईवीएस शिक्षक को प्रयोगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डेज पर जोर देना चाहिए। अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपके सी राइट हो जाएगा। इस पे जोर प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। ये करें ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए। योगात्मक मूल्यांकन विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने का तरीका है। इस प्रकार के आकलन का उद्देश्य छात्रों का वर्गीकरण और प्रोन्नति है। करें कि इसके परिणामों का उपयोग छात्र की उपलब्धियों को जानने में सहायक सिद्ध होती है। इसके परिणामों का उपयोग छात्र की उपलब्धियों को प्रमाणित करने और निर्णय पारित करने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अब आ रहा है 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डेश है। कौन सा देखें हम लोग समझते चलेंगे। तो अगर देखा जाए तो इसमें आपका 79, तो आपके डी राइट हो जाएंगे। ठीक, ए करे कि ए और सी हमारे सही, समझते चलेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन पाठ्य इकाई या पूरे पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों की समझ, अधिगम की जरूरतों और शैक्षणिक प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। इस प्रकार के आकलन में सीखने के लिए आकलन एवं सीखने के रूप में दोनों शामिल किए जाते हैं। अधिगम के लिए आकलन क्या होता है, इसके लिए समझ देखिए, पॉइंट को समझा दिए अच्छे तरीके से। यह विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए साक्ष्यों को खोजने और समझने की प्रक्रिया है। इसमें देखिए यहाँ बताया है कि जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि बच्चे अपनी अधिगम की प्रक्रिया में कहाँ हैं, उन्हें कहाँ तक जाना है और कहाँ तक कैसे जाना है। अधिगम के रूप में आकलन क्या होता है, यह एक गतिविधि या कार्य का उपयोग है जो बच्चों या छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम में सुधार के लिए आकलन का उपयोग करने में मदद करता है। ठीक, उम्मीद हो गई चीज आपको समझ में आएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80 कह रहे देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है। देखिए हमारा कर रहा है कि आप ईवीएस
कि विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त है? सबसे बेस्ट कौन होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। और करेक्ट, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित कराना। ये आप देख सकते हैं इसको आप आराम से। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि 81 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ भी करण और कथन और कारण का दिया है। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। सही बात है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की यादाश्त को बढ़ावा देती है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे कह रहे कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो ये ऑप्शन आपके अगर देखेंगे तो राइट सही होगा। थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, यहाँ पे एक्सप्लेन को समझेंगे। कह रहे कि क्षेत्र भ्रमण विद्यालय के पास किसी भी जगह की पूर्व नियोजित यात्रा है जो छात्रों को अधिगम को बढ़ाने के लिए एक वास्तविक अनुभव प्रदान करती है। यह छात्रों को गहन चिंतन कौशल को बढ़ावा करती है और छात्रों को किसी विषय के बारे में एक अलग दृष्टिकोण से सोचने का मौका प्रदान करती है। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, इसलिए अभिकथन करे कि ये सही है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों में यादाश्त को बढ़ावा नहीं देती है। ठीक, इसलिए आर हमारा गलत है। अब ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन डेज को? तो अगर देखा जाए तो आपके उसको कृषि फार्म, यानी कि बी आपका राइट हो जाएगा। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो थीम भोजन के लिए कृषि फार्म दर्शाता है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको अच्छे तरीके से। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ बता रहे देखिए कि ईवीएस कह रहे ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो शिक्षार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कौन सा देखिए हम समझते चलेंगे। इसमें आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, बी राइट हो जाएगा। समझते चलेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से। खोजपूर्ण प्रश्न करना। ठीक है, ईवीएस के शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान इन प्रश्न को जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों की प्रक्रियाओं के से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है तो उसे खोजपूर्ण करना होता है। यानी खोजेगा बच्चा, उसको मंथन करेगा तभी तो उसको सीखेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? अगर देखा जाए तो ये आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा। कह रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल आदि। ध्यान रखिएगा इसको अच्छे तरीके से। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप आराम से इस प्लेन को देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा? यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा अगर देखा जाए तो 85 का, यानी 85। चलिए आ जाते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 85 हमारा इधर आ जाता है। ठीक, इसमें देखा जाए तो आपके सबसे अगर बेस्ट देखा जाए तो ऑप्शन आपके ए है इसमें। चलिए एक्सप्लेन को हम लोग डायरेक्ट समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है तो इस प्रकार पाठ्य पुस्तक चुनना चाहिए। बालक उन्मुख होना चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। इस तरीके से पाठ्य पुस्तक हमारे होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा इसको। तो 85 का आपका ऑप्शन ए राइट था। ठीक, अब ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए 86 को हम लोग देखेंगे, दिया है
यहाँ भी देखिए अभिकथन एवं कारण के दिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के विषयों के बजाय थीम है। कारण कह रहे हैं कि विषयों की तुलना और थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान होता है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अगर देखा जाए तो इसमें आपका डी राइट हो जाएगा। डी इसमें आपका राइट होगा। समझते चलेंगे अच्छे तरीके से, कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे देखिए डी क्यों होगा इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस विषयों में के बजाय थीम होती है, जिसका उद्देश्य बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना है। उम्मीद यहाँ तक समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों को पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को मौजूदा पर्यावरण मुद्दों, प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के प्रति जुड़ने, जागरूक होने, सहारा करने और संवेदनशील होने के लिए सहायक होता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 कराएं। क्वेश्चन नंबर 87 करें। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम यानी परिणाम नहीं है? अगर देखा जाए तो सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए समझते हैं क्या। देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व के भेदभाव। थोड़ा समझते अच्छे तरह चलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन के साथ साथ हम लोग एक्सप्लेन देखेंगे तो अच्छे समझ में आए। करें कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों की ईवीएस सीखने के लिए परिणाम कुछ निम्न दिया गया है। यहाँ बता रहा है देखिए कि कक्षा की दिशाओं का पहचान कर पाना, अच्छे और बुरे स्पर्श का अपनी राय व्यक्त करना और कुछ स्थानीय इनडोर आउटडोर खेलों नियमों का अवलोकन करना और दिए गए अनुभव के गए मुद्दे पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों को स्वामित्व भेदभाव करना आदि प्रक्रिया प्रतिफल नहीं है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझना। और बाकी इधर उसके पॉजिटिव वाले थे। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है। देखिए 88 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने के लिए सबसे मुख्य उद्देश्य है? तो कौन सा होगा? देखिए हम लोग समझते चलेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों के शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने में मदद करता है। तो सबसे उपयुक्त पूछा है ना, हमको लग रहा है कि आपका 88 का ये राइट हो जाएगा। यही ऑप्शन राइट हो गया। 88 का आपका राइट हो जाएगा ए। ठीक, आप ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे हम पढ़ेंगे। इसके एक्सप्लेन को थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि पॉइंट देखेंगे हम लोग। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहित वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों को समझने, सराहना करने और जागरूक होना। ठीक। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चों को वास्तविक जीवन की घटनाओं से अवगत कराना है, ताकि उन्हें कक्षा के अधिगम को अन्य क्रियाकलापों से जोड़ सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 करा है। 89 करा है कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना इसमें शामिल होता है? ठीक, इसमें देखिए कह रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा ए। कह रहा है कि इसमें परिवार संबंधी लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदलते समय और सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। ठीक, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। इसके देखिए अगर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, दैनिक जीवन में जोड़ सकते हैं। और ईवीएस कह रहे हैं कि इसके 6 थीम होते हैं। परिवार, मित्र, भोजन, आवास, यात्रा, हम जो चीजें बनाते हैं और ये सब आपके क्या हो गए? इसके थीम हो गए। ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट 90 करा है। देखिए 90 क्वेश्चन करा है कि श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। क्या हो सकता है? देखिए समझते चलेंगे इसको अच्छे तरीके से। अगर देखा जाए तो आपका सबसे बेस्ट आपका डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके डी राइट होंगे। ठीक, तो डी आपके राइट होगा। कौन को थोड़ा समझते चलेंगे अच्छे से। देखो यहाँ तो पूरा आपका क्वेश्चन ही दिया था, यहाँ से पॉइंट जो दिया इसको हम समझेंगे। करें विद्यार्थी को भाषा और संस्कृति के विविधता के बारे में जागरूक बनाना, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना और पाठों को
अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आया होगा। ये था आप लोगों का 2023 का ईवीएस। सीडीपी मैंने कंप्लीट करा दिया, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, ईवीएस है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हिंदी बचा, हिंदी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जितने लेटेस्ट में हुए पेपर उनको कंप्लीट करना है, ठीक। तो उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो ये आप लोग को प्रीवियस कितना अच्छा लगा होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग लाइक कमेंट भी करते रहें, शेयर भी करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक। और हम आगे और अच्छी अच्छी वीडियो लाया करें, ठीक। इसके बाद देखिए, मैं आप लोगों को सीटेट का पेपर होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सुपर टेट के जीएस का जितना भी पोर्सन होगा हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक। उम्मीद हुई चीज आपको समझ में आया होगा। तो अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।